नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 19 अक्टूबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो एक वर्ल्ड लोकेशन डिस्कस करेंगे जो कि रूस है। मैं बहुत दिनों से द हिंदू का एडिटोरियल बना रहा हूं, लेकिन यूएसए हो गया या फिर रूस हो गया, ये सब बड़े बड़े कंट्रीज का एक भी बार लोकेशन डिस्कस नहीं किया, इसलिए सोचा कि आज रूस का लोकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके सराउंडिंग्स में लगभग 14 कंट्रीज हैं, तो इसके बारे में भी जानेंगे। यूराल माउंटेन है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है एशिया और यूरोप के पार्टीशन में, ठीक है, तो खास के रूस के परिप्रेक्ष्य में, तो इसको भी विस्तार से देखेंगे, पूरा का पूरा सारा सराउंडिंग्स देखेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है BRI एट 10 सम हिट्स मेनी मिसेज, मतलब कि कहा जाता है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वो बहुत से लक्ष्यों को साधने में कामयाब हो गया है, परंतु बहुत से ऐसे लक्ष्य है जो उसने मिस कर दिया है। और ये जो आर्टिकल है वो आज के द हिंदू के एडिटोरियल का पार्ट है, ठीक है। और इसमें मेनली यही बताया गया है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसमें बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से देश को डबल डेट ट्रैप में फंसा दिया है और भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई है। बहुत से देश इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, परंतु चाइना बहुत बड़ी मात्रा में उनके निवेश को हड़प गया है, और भी ऐसे अनेक प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो भारत बड़े भाषा मॉडल, मतलब कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के निर्माण का पता लगाएगा AI के विकास के लिए, जिससे कि हमारा जो स्थानीय भाषा है हिंदी, उसको वैश्विक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा प्रसार करने की सफलता मिल सके। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को विदेशी दान स्वीकार करने के लिए FCRA लाइसेंस प्राप्त हुई है, जिससे कि वो विदेशियों से सीधे तरीके से दान प्राप्त कर पाएगा, ठीक है। जिसे इसका फुल फॉर्म जो होता है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मेनली विदेशियों से सीधे तौर पे दान प्राप्त करने के लिए ये लाइसेंस दिया जाता है, जिसको हाल में MHA द्वारा दिया गया है। और इसमें अभी भारतीयों द्वारा 3500 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है राम मंदिर के निर्माण में, ठीक है। तो याद रखिएगा, और इसका उद्घाटन जो संभावित है वो 14 जनवरी 2024 में। तो ये कुछ बातें हैं जिसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक वर्ल्ड लोकेशन जो है रूस। तो रूस कहाँ है? पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ एक देश है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और वहां पे 11 टाइमलाइन है, याद रखिएगा 11 टाइमलाइन है, और 14 देशों के साथ इसकी भूमि सीमा साझा होती है, मतलब कि इसका लैंड बाउंड्री जो है वो 14 देशों के साथ होती है, 14 कंट्रीज के साथ। तो ये याद रखिएगा, यह दुनिया का 9वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, 9th पॉपुलेटेड, ठीक है। और यूरोप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। देश की राजधानी जो और सबसे बड़ा जो शहर है वो मॉस्को है, ठीक है। ये लगभग पूर्णतः वेस्टर्न रसिया में है, ठीक है, सबसे एकदम वेस्टर्न छोर पे है। और इसके जो नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में है सेंट पीटर्सबर्ग। अभी हम लोग देखेंगे मैप में, सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो रूस का सांस्कृतिक केंद्र है और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। देश में और भी अन्य महत्वपूर्ण सिटी हैं, इसके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं, जैसे ये रूस का मैप है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके सराउंडिंग कंट्री कौन कौन से हैं। जैसे नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, इस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, बेलारूस, यूक्रेन। तो ये चीजें याद रखिएगा। ये ब्लैक सी के साथ भी बॉर्डर साझा करता है और सी ऑफ एजॉब, उसके बाद कैस्पियन सी, तो दोनों महत्वपूर्ण सी के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। उसके बाद कॉशियस माउंटेन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद यूराल माउंटेन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे व्हाइट सी के साथ भी इसका बॉर्डर साझा होता है। कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ ओब, ठीक है, यहाँ पे बैरेंट्स सी है। तो आगे भी देख लेते हैं एक मैप में और भी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे कि वेस्टर्न पार्ट में मॉस्को है जो रसिया की राजधानी है। सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट सिटी है रूस का। ये दोनों जगह बहुत ही डेंसिटी होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे सी ऑफ ऑक्टक है, ठीक है, याद रखिएगा। चाइना के साथ भी इसका बॉर्डर साझा होता है। और उलान बटोर जो है इसके साथ
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है चाइना के डेजर्ट के लिए। तो यहाँ पे भी रसिया का बॉर्डर लगता है, जापान के साथ मैरीन बॉर्डर लगता है, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। और आर्कटिक ओशन के साथ भी रूस का सबसे बड़ा बाउंड्री लगता है। तो ये कुछ चीजें हैं याद रखने के लिए। ये बेरिंग सी है जो यूएसए के साथ भी इसका साझा होता है। ठीक है, तो ये लोकेशन याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अगला आर्टिकल, जो हाल ही में चाइना में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का 17 से 18 अक्टूबर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हस्ताक्षरित पहल को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इसी के लिए ये आज न्यूज में आया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इसमें कहा जाता है सम हिट्स एंड मेनी मिसेज, मतलब कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो बहुत से लक्ष्यों को साधने में कामयाब जरूर हो गया, बहुत से देशों को मिलाने में कामयाब जरूर हो गया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इसका योजना है, प्रोजेक्ट है, कि ये पूरा का पूरा जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। तो ये जो ब्लू कलर में है वो लैंड रूट है और जो पिंक कलर में है वो मैरीन रूट है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने की बात है। ये इंडिया में भी प्रपोज किया गया है, जैसे कोलकाता को भी अपना रीजन बनाया है, लेकिन इंडिया बीआरआई का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये लोकेशन याद भी रख सकते हैं। जैसे अगर कोई मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह का मैप बनाया जा सकता है, जिससे कि आपका आंसर और भी ज्यादा बेहतर दिखेगा। ठीक है, तो इसी में आगे राइटर कहते हैं कि चीन में शुरुआती बहसों से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पीछे की मंशा का पता चलता है। तो इसमें कुछ बातें कही गई है, जिससे कि जो मेन इसका उद्देश्य है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, इसके बारे में राइटर कहते हैं कि अकादमिक जू ली ने बीआरआई की तुलना चीन के मार्शल योजना से करते हुए कहा कि यह चीन के लिए वैश्विक प्रभावशाली, मतलब कि वैश्विक मंच पे चीन अपना स्टेटस बेहतर करने के लिए ये बीआरआई का प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ये एक क्षेत्रीय शक्ति से व्यापक ताकत वाली वैश्विक शक्ति में संक्रमण, ठीक है, एक रीजनल पावर से लेके वो ग्लोबल पावर के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है। इसी के लिए वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का शुरुआत किया है। अकादमिक वांग ईवेई ने तर्क दिया है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो वैश्वीकरण को फिर से शुरू करने और अपनी कमियों को सुधारने के लिए चीन की, यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि चीन की जो अभी वैश्विक मंच पे उसका एक स्टेटस है वो बहुत खराब हो गया था, जब खासकर कोरोना का समय आया था, तो उसे सुधारने के लिए भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सहारा ले रहा है। तो उभरते हुए चीन को भी विकल्प के रूप में नई परिवहन और ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड धमनियों को विकसित करने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि प्रतिद्वंदिता जैसे कि यूएसए हो गया, उसके बाद इंडिया हो गया, तो ये सारे जो कंट्री है वो चाइना से कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो यहाँ पे ही कहा जाता है क्योंकि प्रतिद्वंदी जो मलक्का जल डमरू है वो एकमात्र क्षेत्र है जहां से बहुत बड़ी मात्रा में चाइना डिपेंडेंट रहता है अपने ट्रेड के लिए। तो अगर इसे बंद कर दिया, इसी को कहा जाता है गले की नस, जुगुलर वेन, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है चीन की अर्थव्यवस्था के लिए। इसी के विकल्प के रूप में इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का शुरुआत किया, जिससे कि इसका जो ट्रेड है वो मलक्का जल डमरू पर उसका दबाव को कम कर सके। आगे राइटर के द्वारा कहा जाता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है एक प्रमुख स्तंभ है, एक इंपॉर्टेंट पिलर है। तो बीजिंग अन्य ऋण देने वाली संस्थानों को चुनौती देगा। तो यहाँ पे देखिए चीन का क्या है कि वो लगभग 100 अरब डॉलर का निवेश करता है, कहां पे, AIIB, मतलब कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना करता है 100 अरब डॉलर निवेश करके। और इसका मेन जो उद्देश्य है वो सबसे ज्यादा अपने ही देश को विकसित करने के लिए। तो यहाँ पे एक विद्वान कहते हैं, जू जीजियन के आकलन के अनुसार AIIB जो है वो श्री जिनपिंग को बीआरआई से शीघ्र लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, ये अपने ही उद्देश्य को साधने के लिए AIIB की स्थापना किया है चाइना। आगे कहा जाता है कि जो चीन के राष्ट्रपति है उसने स्थानीय मुद्रा के रूप में उसकी वकालत की, मतलब कि वो डॉलर को ट्रेड के रूप में इस्तेमाल करने के स्थान पे अपने स्थानीय मुद्रा को आगे प्रसार करने की बात कह रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार वास्तव में डॉलर को बाहर कर देने की प्रयास की गई है राष्ट्रपति के द्वारा। जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उन्होंने चीन पर केंद्रित एक आर्थिक व्यवस्था का निर्माण भी शुरू किया है। आगे कहा जाता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो शी जिनपिंग को शीर्ष पद मिलने के तुरंत बाद लॉन्च किया था, मतलब कि जब
शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति बने थे, उसी के तुरंत बाद ही इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का लॉन्च किया था। तो उन्होंने कहा खुद को एक वैश्विक राजनेता के रूप में ब्रांड बनाने और चीन की शक्ति और प्रभाव को विदेशों में प्रदर्शित करने के एक माध्यम के रूप में बीआरआई का शुरुआत किया गया शी जिनपिंग के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है घरेलू स्तर पर यह पहल जो है 2017 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान में शामिल हुई और 2021 में घोषित 14वीं पंचवर्षीय योजना, मतलब कि ये चाइना का 14वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, वर्ष बिलिंग हुआ। ठीक है, और इसके लिए पैसा दिया गया। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीनी सरकार का जो श्वेत पत्र है इस महीने जारी किया गया। ठीक है, अभी वर्तमान समय में जारी किया गया। उसमें इसमें कहा गया है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक प्रमुख स्तंभ है और यह वैश्विक समुदाय के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करने में सफल होगा। ठीक है, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है अभी के श्वेत पत्र में जो हाल में जारी किया गया है। इसमें खुलासा किया गया कि 150 से अधिक देशों के साथ 200 से अधिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि 2013 में से 2022 तक चीन और साझेदार देश जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पार्ट हैं, ठीक है, जो कंट्री बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन किए हैं उसी की बात कहा जा रहा है कि चीन और साझेदार देश के बीच कुल दो तरफा निवेश 380 अरब डॉलर तक पहुंच गया है अभी ही वर्तमान समय में। जैसा कि शी जिनपिंग ने, जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरी दुनिया को अधिक सार्वजनिक सामान उपलब्ध कराएगा जो बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की कमी को उजागर करेगा और जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कम हुआ है वहां पे चाइना ज्यादा से ज्यादा निवेश करेगा और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। आगे कहा जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 675 मिलियन लोग बिजली के बिना अभी भी हैं। उसके बाद लगभग ये डाटा कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 675 मिलियन लोग जो हैं वो अभी भी बिजली के बिना हैं। लगभग 2.3 बिलियन लोगों के पास पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद 450 मिलियन लोग जो अभी इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुए हैं। तो इन जो बुनियादी ढांचे का विकास का अभाव है यहाँ पे चाइना निवेश करेगा। तो ऋण देने वाली संस्था ने गणना की है कि बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटने के लिए 2030 तक लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर इतना की आवश्यकता है। जो ये 675 मिलियन लोग हैं या फिर 2.3 बिलियन लोग हैं या फिर 450 मिलियन लोग हैं जहां पे बिजली जैसी आधारभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है या फिर पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है या फिर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इसको प्राप्त करने के लिए लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों के साथ सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.5% है। मतलब कहा जाता है जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है उनके जीडीपी का लगभग 4.5% है। तो आगे कहा जाता है चीन की मार्शल योजना के तहत मोटरवे, उसके बाद बिजली संयंत्र, बंदरगाह, रेलवे नेटवर्क और डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इसी को कहा जाता है मार्शल योजना। आगे कहा जाता है कि द अगली रियलिटी। ठीक है, इसमें कहा जाता है लेकिन चीनी उदारता की कहानी कुछ अप्रिय जमीनी हकीकत से उलझी हुई है। इसे आप चीन के जो ड्रॉबैक में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स के रूप में इसे लिख सकते हैं। जैसे बीआरआई पर ISAS यूसुफ इशाका इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में पारिस्थितिकी क्षति, मतलब कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो ये पारिस्थितिकी क्षति हो रही है, लोगों के विस्थापन हो रहे हैं बड़ी मात्रा में, उसके बाद भुगतान पर विवाद और श्रमिक अशांति संबंधित मुद्दाओं पर प्रकाश डाला गया है। तो ये याद रखिएगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कमियों को यहाँ पर उजागर किया गया है ISAS यूसुफ इशाका इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के द्वारा। तो निष्कर्ष में कहा जाता है कि इंडोनेशिया के मामले के अध्ययन में यह पता चला है कि जहां स्थानीय लोगों के लिए निर्धारित जो पदों को भरने वाले चीनी मजदूरों से संबंधित चिंताओं पर भी चीजें सामने आई है। मतलब कि वहां पे जब प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा इंडोनेशिया में, तो वहां पे भी स्थानीय लोगों की स्थान पे चीनी मजदूरों का उपयोग किया जा रहा है। आगे कहा जाता है लाओस का एक और मैटर दिखाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि चमचमाती सुपर फास्ट ट्रेनें और मेकांग नदी पर प्रभावशाली बांध परियोजना जो है वो मुआवजों की कमी के कारण सूखने की स्थिति में बचे लोगों तथा अन्य लोगों की परेशानियों को छिपाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है इसका, जिन पर बांध निर्माण परियोजना के कारण सूखे ने कहर बरपाया। तो यहाँ पे बस बांध निर्माण की परियोजना के कारण ही वहां पे सुखाड़ आ गया।
तो एडडाटा का अनुमान है कि लाओस पर चीन का लगभग 12.2 बिलियन डॉलर बकाया है। तो ये देखिए 12.2 बिलियन डॉलर जो है वो बकाया है लाओस पर, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 65% है। तो इसी को कहा जाता है कि डबल डेट ट्रैप। जैसे अभी श्रीलंका का एग्जांपल दिया जाता है, जो हम्बन टोटा है उसके पोर्ट पे कब्जा कर लिया है चाइना ने, ठीक है। मेनली जो डबल डेट ट्रैप ये होता है कि जैसे हम किसी को पैसा दिए, ठीक है, मान लीजिए 10 रुपए किसी को उधार दिए, अगर वो चुकाने में सक्षम नहीं है, अगर हम 1 रुपया इंटरेस्ट लगाते हैं तो फिर से हम उसे 10 रुपये और उधार देंगे कि मेरा 10 रुपये चुकाओ, इस पर भी फिर से इंटरेस्ट लगाएंगे। तो ये लगातार दोहरे डबल ट्रैप में फंस जाएगा, ठीक है, डेट ट्रैप में फंस जाएगा। तो इसी को यहाँ पे कहा जाता है। चाइना इसका बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा है अभी वैश्विक स्तर पे, अनेक छोटे छोटे देश को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान भी कुछ हद तक इसी का शिकार होता जा रहा है अभी। आगे राइटर के द्वारा कहा जाता है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ठीक है, की कल्पना इस आधार पर की गई कि दोनों देशों के बीच संबंध जो है वो बहुत ही प्रगाढ़ होंगे, बहुत ही मजबूत होंगे, समुद्र से भी गहरे, शहद से भी मीठे और हिमालय से भी ऊंचे होंगे। फिर भी एक पाकिस्तानी विदाई रिपोर्ट से पता चला है कि जहां चीन ने ग्वादर बंदरगाह के राजस्व का 91% हिस्सा हड़प लिया है, ठीक है। तो यही बातें मैं यहाँ पे कह रहा था। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है नेगेटिव पॉइंट्स के रूप में, ठीक है। वहीं पाकिस्तान ने लगभग 9% ही हासिल किया। ग्वादर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है पाकिस्तान का, उसका लगभग 91% रेवेन्यू जो है वो चाइना लेता है और मात्र 9% ही पाकिस्तान लेता है। इसका मतलब है कि वो उसे हथिया चुका है, कैप्चर कर चुका है। जैसे हम्बन टोटा को कैप्चर किया, अब वहां पे अगला उसका स्टेप होगा कि कोई बेस बनाए, मिलिट्री बेस बनाए, एयरफोर्स का बेस बनाए, ठीक है। तो यही इसी सब परिस्थितियों के कारण चाइना से बहुत से बड़े बड़े कंट्री जो हैं वो अलग रहते हैं, उनके विचारधारा जो है विस्तारवादी है, उससे नाखुश रहते हैं। तो इन मुद्दों ने ब्रांड BRI की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। तो यही जो कमियां हैं जो उजागर किया गया है, जो अगली रियलिटी है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, इसे यहाँ पे उजागर किया गया है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इन मुद्दों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रतिष्ठा को धूमिल किया, विशेष रूप से जीत जीत सहयोग की इसकी टैगलाइन, मतलब कि विन विन इनिशिएटिव, मतलब कि हर तरफ से सिर्फ लाभ ही होगा, इसकी टैगलाइन, क्योंकि ऐसी धारणा है कि यह अन्य हितधारकों की कीमत पे चीन के लिए 2 बार की जीत है। यहाँ पे इंग्लिश में कहा जाता है स्पेशली इट्स टैगलाइन ऑफ विन विन कॉपरेशन एज देयर आर परसेप्शंस दैट इट इज अ विन फॉर चाइना ट्वाइस ओवर एट द कॉस्ट ऑफ अदर स्टेक, मतलब कि दूसरे के नुकसान से, दूसरे के हितधारकों पे, दूसरे कंधे पे पैर रख के ये अपना हित साधने का प्रयास कर रहा है चाइना, ठीक है, ऐसा राइटर के द्वारा कहा जा रहा है। आगे कहा जाता है कि काफी ज्यादा रिसर्च माथापच्ची के बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप युग में, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो यूएसए और जापान ने इंडो पैसिफिक रीजन में संयुक्त राज्य जापान बुनियादी ढांचे के विकास का विकल्प तैयार किया, जो बाइडेन प्रशासन ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है, इसी को कहा जाता है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जो इंडो पैसिफिक रीजन में बनाया गया है यूएसए और जापान के द्वारा, पहल की घोषणा की, जिसे वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए साझेदारी के रूप में पुनर्गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य है जो निजी पूंजी को, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, उसको जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और लैंगिक समानता, स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य सुरक्षा में शामिल करने के लिए। तो यहाँ पे मुख्य मुद्दा यही है कि प्राइवेट इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करना, जिससे कि वैश्विक बुनियादी ढांचे का विकास किया जा सके। यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि भारत ने संप्रभुता से संबंधित मुद्दे पर भी CPEC का लगातार विरोध किया, जिसे कहा जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इसे लगातार भारत द्वारा विरोध किया गया। और अस्थिर ऋण के मुद्दे पर भी चिंता जताई गई। भारत ने आगाह किया था पाकिस्तान को कि चाइना आपको हड़प लेगा, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने बस ये एक नफरत जो बेसलेस है उसके कारण ही पाकिस्तान चाइना के साथ अपना संबंध बेहतर कर लिया, और इस परिस्थिति का चाइना लगातार फायदा उठा रहा है, अभी वर्तमान में फायदा उठा रहा है। तो G20 दिल्ली शिखर सम्मेलन ने एक और नया विकल्प प्रस्तुत किया, जो भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर बनाने की बात की गई के रूप में। इसके बारे में मैं बहुत ही विस्तार से 2-3 डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाएगा। तो यहाँ पे ही कहा जाता है कि
इंडिया मिड ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके रूप में एक और विकल्प प्रस्तुत किया गया जो रेलवे और शिपिंग लाइनों के माध्यम से भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो व्यापार कनेक्टिविटी के अलावा बिजली, डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ साथ। तो ये दो विकल्प भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो ये सब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऑप्शन तैयार किया गया है और कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। तो यही डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ साथ स्वच्छ हाइड्रोजन, अभी वर्तमान में लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हाइड्रोजन को एज ए एनर्जी यूज किया जा सके, जिससे कि बहुत ही मिनिमम पॉल्यूशन फैलता है, ठीक है, और बहुत ही जो डेंजरस ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका कम एमिशन होता है, ठीक है, एकदम मिनिमम एमिशन होता है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि स्वच्छ हाइड्रोजन निर्यात के लिए एक पाइपलाइन का भी कल्पना किया गया है, जो भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर है उसके लिए, ठीक है। तो विकल्पों का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन एक दशक पूरा होने पर सभी की निगाहें जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भविष्य पर होगी। ऐसे समय में जब बीजिंग कर्ज और बेरोजगारी से संबंधित आर्थिक चिंताओं से जूझ रहा है, यह देखना बहुत आवश्यक है कि वह सदियों का जो ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है उसको कैसे पुनर्जीवित करता है। यही बातें जो वर्तमान समय में जो चाइना का इकोनॉमी है लगातार श्रिंक हो रहा है, तो इस परिस्थिति में भी ये कैसे इतना बड़ा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। यही बातें राइटर कर रहे हैं। तो ये था पूरा का पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कि कैसे कैसे किन किन देशों को क्या क्या कमियां हुई और इसके जो काला सच है इसे भी सामने लाया गया राइटर के द्वारा, ठीक है, और इसके क्या क्या विकल्प हैं जो अन्य देशों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है कि भारत बड़े भाषा मॉडल मतलब कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के निर्माण का पता लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, ये एक मॉडल है। वाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स गिव अस लिटिल इंसाइट इनटू लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंस। तो यही मुख्य बातें हैं कि यहाँ पे मशीन लर्निंग, रिस्पॉन्सिबल एआई और एआई रेगुलेशन, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, फिलोसफी हो गया, एआई एथिक्स हो गया, ये सभी चीज़ों पे ध्यान रखा जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद ने बुधवार को कहा कि भारत जो बड़े भाषा मॉडल या एलएलएम के विकास का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगा, जो मानव भाषा को समझने, यहाँ पे मानव भाषा को समझने और संसाधित करने वाले एप्लीकेशन बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। ये एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएगा जो मानवीय भाषा, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट एप्लीकेशन दैट कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे कहा जाता है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो एक आधारशील तकनीक है जो बुद्धिमान सॉफ्टवेयर के कई टुकड़ों को अंतर्निहित करती है। और चैट जीपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अभी बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया है चैट जीपीटी का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखा कीजिए। चैट जीपीटी जैसे संभावित अनुप्रयोग को बनाने में भी मदद मिलेगा। तो यही आगे कहा जाता है कि LLMs आर अ कॉर्नर स्टोन टेक्नोलॉजी underlying several pieces of intelligent software and help make possible applications such as ChatGPT। तो ऐसे एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने में सफलता मिलेगी जब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल का निर्माण करेंगे। तो आगे डॉक्टर सूद ने कहा है कि हाँ, वेंचर कैपिटल फर्म सेलेस्टा कैपिटल यूएस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक शिखर सम्मेलन टेक्सास में बोलते हुए कहा गया कि ऐसे LLM का पता लगाने के लिए और विशेष रूप से इसे भारतीय भाषाओं में कैसे लागू किया जा सकता है, इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की गई, जो इंडिया बिजनेस काउंसिल और क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क के द्वारा किया गया है। आगे कहा जाता है कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने 31 जुलाई को सार्वजनिक टिप्पणी के लिए राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति का मसौदा तैयार किया है। तो इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो वैश्विक डीप टेक मूल्य श्रृंखला, जो सेमीकंडक्टर, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष मतलब कि स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बेहतर होगा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। आगे कहा जाता है भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि डिजिटल भुगतान जैसे
तकनीकी अनुप्रयोग की एक श्रृंखला विकसित करने में भारत की सफलता ने इसे गहन तकनीक के लिए एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र बना दिया है, मतलब कि नेचुरल इकोसिस्टम फॉर डीप टेक। ठीक है, इसी की बात की जा रही है। हालांकि भारत को अपेक्षाकृत लंबी अवधि के आश्चर्यजनक स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए, तो भारत की जो समस्या है डीप टेक को फंडिंग करने की समस्या, तो इसी को कहा जाता है फंड ऑफ फंड्स। ठीक है, इसकी आवश्यकता यानी कि सरकारी फंड के साथ निजी फंड का भी आवश्यकता है, जो विदेशी पूंजी की एक महत्वपूर्ण मात्रा, जिसे धैर्यपूर्ण पूंजी भी कहा जाता है, मतलब कि पेशेंट कैपिटल। ये भी याद रखिएगा पॉइंट, पेशेंट कैपिटल। आगे राइटर के द्वारा कहा जाता है कि भारत में अमेरिकी राजदूत जो हैं एरिक गारसेटी ने इस पे कमेंट करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका कई वर्षों में अपने संबंधों में सबसे अच्छे बिंदु पर हैं, मतलब कि अभी बहुत ही बेहतर संबंध है भारत और यूएसए का, जिसमें दोनों देशों के लिए एक गहन तकनीक पर सहयोग करने का एक बहुत ही सबसे अच्छा समय है। उन्होंने कहा कि अगर हम फेसबुक स्टेटस के संदर्भ में बात करें तो लंबे समय तक हमारा जो रिश्ता है वो खराब ही रहता, परंतु अब वर्तमान समय में ऐसा आ गया है कि एक रिश्ता ऐसा बन गया है जो दोनों की ओर से विश्वास दिखता है। ठीक है, तो इस दुनिया में कोई दो देश नहीं है जो मिलकर इस काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, तो एक दूसरे की कमजोरियों को दूर करने की ताकत से भर सकते हैं और एक मॉडल बनाया जा सकता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ। ऐसा करने का क्या मतलब है, जो लोगों को इस तकनीक की क्रांति के केंद्र में उन्हें जोड़ता है। मेनली यही कहा जाता है कि भारत और अमेरिका जैसा अभी कोई भी एलाई कंट्री नहीं है जो इतने बड़े स्टेप को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो जो डीप टेक है, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सर्किल में डीप टेक पर एक चर्चा का विषय किया जा रहा है, जिससे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए जो एआई की आवश्यकता है उसे पूरा किया जा सके, जिससे कि वो इंसानों की भाषा को समझ। आगे कहा जाता है कि डीप टेक पर भारत के मसौदा नीति दस्तावेज में स्टार्टअप इंडिया के डेटाबेस का हवाला दिया जाता है, जिसमें दावा किया गया है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त 10,298 स्टार्टअप है, जिसे मई 2023 तक बड़े डीप टेक क्षेत्र के भीतर विभिन्न उप क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसमें भारत बहुत तेजी से कार्य कर रहा है, जिससे कि हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, तो यही बातें थी जिससे कि हम अपने इंडियन भाषा को और ज्यादा विस्तार कर सकते हैं। अगला आर्टिकल है, इसमें कहा जाता है कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को विदेशी दान स्वीकार करने के लिए एफसीआरए लाइसेंस प्राप्त हो गया है। तो इसी को विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें कहा जाता है कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट जो है, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ने बुधवार को कहा कि उसे विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, मतलब कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन, याद रखिएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट स्वीकार के तहत विदेशी दान स्वीकार करने का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ट्रस्ट ने पूरी तरह से कहा कि पूरे भारत में लोगों द्वारा दिए गए जो दान है, अभी वर्तमान समय में लगभग 3500 करोड़ रुपए एकत्र किए गए राम मंदिर के निर्माण के लिए। तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एफसीआरए अनुभाग ने विदेशी सूत्रों से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एफसीआरए, ठीक है, बस यही एक मुद्दा था, यही दो चीज इसमें ध्यान रखना था। एक 3500 करोड़ अभी यूज हो चुका है, इसने अभी परमिशन दिया है कि इस एक्ट का परमिशन दिया, एफसीआरए एक्ट का परमिशन दिया, और ये 14 जनवरी 2024 को उद्घाटन होगा। यही सारी चीजें थी। इसमें आगे भी कुछ चीजें देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी दान केवल नई दिल्ली में 11 संसद मार्ग स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में स्वीकार की जाएगी। ठीक है, तो ये बस एक ब्रांच में स्वीकार की जाएगी स्टेट बैंक का, जो खास के एफसीआरए के द्वारा आएगा। आगे कहा जाता है राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद किया गया। ठीक है, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम समुदाय को 1992 में ध्वस्त की गई 450 साल पुरानी बाबरी मस्जिद से गलत तरीके से वंचित किया गया था, लेकिन अयोध्या में भूमि के विशेष स्वामित्व और कब्जे के दावे को खारिज कर दिया गया। उसके बाद इस प्रकार मंदिर फैसला में ट्रस्ट को दी गई
67.3 एकड़ की भूमि, तो ये याद रखिएगा 67.3 एकड़ की भूमि दी गई है राम मंदिर के निर्माण के लिए। मंदिर निर्माण समिति ने मंदिर के पास सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण के लिए अतिरिक्त 71 एकड़ भूमि का भी अधिग्रहण किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 67.3 एकड़ दिया गया, उसके बाद फिर 71 एकड़ भूमि और अधिग्रहण किया गया सरकार के द्वारा। तो ट्रस्ट की निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने इस साल की शुरुआत में द हिंदू को बताया कि मंदिर के निर्माण के लिए जनता से दान के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 3500 करोड़ रुपए एकत्र किए जा चुके हैं और ट्रस्ट का कहना है कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा वो 14 से 24 जनवरी 2024 के बीच में किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें कुछ इंपॉर्टेंट थी, बस FCRA इंपॉर्टेंट थी बस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को स्वीकार करें। और अगर कोई चेंज करना है हमारे एडिटोरियल के डिस्कशन में तो वो भी मुझे सजेस्ट करें। ठीक है, थैंक यू।